देखिएगा बेटा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वगैरह। तो क्रिटिकल एंगल पॉइंट पे आ रहे हैं, ये क्या होता है? देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल का केस तब शुरू होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ये एक लाइट रे डेंसर मीडियम से ये चली और रेयर मीडियम में अगर जाती है तो आपका पता है वो लाइट रे नॉर्मल से अवे जाती है। इसलिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई देखें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर देखें तो आर विल बी ग्रेटर देन आई होता है। तो हमारे मन में एक बात आने लगेगी कि सर ये एंगल अगर इससे बड़ा होता है तो अगर आई को हम और बढ़ा दें, मतलब हम आई को थोड़ा और बढ़ा दें तो आर और बड़ा हो जाएगा। अगर आई को कुछ और थोड़ा सा ट्राई करके बढ़ाएं और इस तरह से आर बढ़ करके हो सकता है 90 हो जाए। तो वही एंगल जिस पर डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कराने पर, देखो बेटा, लाइट रे डेंसर मीडियम से ये एंटर होती है और अगर इसका एंगल, देखो ये एंगल आई जो है वो एक खास एंगल सी के बराबर हो जाए, जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़कर के 90 डिग्री हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय लाइट रे जो होती है सरफेस को टच करती हुई, ग्रीस करती हुई निकल जाती है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या कह सकते हो? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called एंड क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सी, अगर आप यहां पर स्नेल्स लॉ लगा लीजिए तो देखो बेटा, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम म्यू ले रहे हैं और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आमतौर पे तो खैर चलिए 1 ही मान के चलते हैं। 1, मैं फाइनल रिजल्ट बाद में बता दूंगा, वो आपको दिख जाएगा। तो देखो, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू लिया, रेयर को 1 लिया है। तो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं, बाय स्नेल्स लॉ कहां पर लगा रहे हैं बेटा? फिगर 2 में। ये फिगर 2 में लगा रहे हैं, फिगर 2 में हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। ये फिगर 1 यहां लगाया। देखो फिगर 2 में स्नेल्स लॉ क्या आएगा? साइन सी इंटू इस मीडियम का आर आई म्यू है इक्वल टू साइन 90 और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया है। तो आप देखें साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू आ जाएगा। ये याद रख लो बेटा, क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ म्यू होता है, जहां म्यू इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर। ये चीज दिमाग में रखो, म्यू इज आर आई ऑफ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर। मतलब इसको लेके बिल्कुल डाउट मत होना, ये डेंसर का रेयर के हिसाब से है, कुछ परिवर्तन ये करते मीडियम में, तो हम इसको डेंसर का रेयर के रिलेटिव में मानेंगे। करेक्ट? इसलिए एक इंफॉर्मेशन जो हम लोग उसमें डिस्पर्सन में लेते हैं तो हम ये लिख सकते हैं। तो पता याद है ना बेटा, म्यू फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। तो याद होगा, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रेड कलर से ज्यादा होती है। तो बताओ सी फॉर वायलेट क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि म्यू जिसका बड़ा सी उसका कम। देयरफॉर बेटा सी फॉर वायलेट इज लेस देन सी फॉर रेड। वायलेट कलर का क्रिटिकल एंगल रेड कलर के क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है। सुनिएगा ध्यान से, ऑन व्हाट फैक्टर क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। तो क्रिटिकल एंगल तो तुम देखो म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू का मतलब पेयर ऑफ मीडिया, मतलब ये दोनों पेयर जो मीडियम के हैं वो क्या है। दूसरा, म्यू अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, यानी कलर ऑफ लाइट यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और दूसरा टेम्परेचर पे भी, क्योंकि टेम्परेचर से म्यू का क्या रिश्ता है? इनवर्स का है ना बेटा। इफ टेम्परेचर इज मोर, मीडियम क्या हो जाता है? रेयर हो जाता है। बोले बेटा, डिपेंडेंस ऑफ सी। कभी भी याद करना आपका तरीका नहीं होना चाहिए, यहां से उठाइए। सी डिपेंड्स अपॉन म्यू यानी पेयर ऑफ मीडिया पर।
पेयर ऑफ मीडियम। सेकेंड, कलर पे डिपेंड करता है, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और तीसरा टेम्परेचर आता है। क्यों? क्योंकि म्यू जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, तुम लिखोगे सिंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बताओ बेटा, अगर म्यू टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी इज क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोले बेटा, है ना? तो म्यू के आधार पर ही सारी बातें करिए कि सी म्यू पर डिपेंड करता है। और ये तीनों की तीनों जो डिपेंडेंस वाली प्रॉपर्टीज हैं, गौर से देखो तो ये म्यू के आधार पर ही मैंने बताई है। ये था क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट आ जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे शॉर्ट में TIR कहते हैं। देखो अभी हमने क्या किया था, जब आई को बढ़ाते गए तो एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 90 हो गया। तो आपके मन में एक और बात आ रही होगी और आनी भी चाहिए कि अगर ये मीडियम डेंसर था और ये मीडियम रेयरर था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू लिया था, फिलहाल इसका म्यू 1 लिया था, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है, तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस C के बराबर था, क्रिटिकल एंगल के बराबर था, तो लाइट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 था। अब हमारे मन में आएगा ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल C से थोड़ा बढ़ा दें, यानी I इज ग्रेटर देन C कर दें, तो जो लाइट रे यहां से 90 एंगल बना रही थी वो अब 90 से ज्यादा एंगल, यानी देखो ये 90 से ज्यादा एंगल बनाएगी। और जब 90 से ज्यादा एंगल बनाएगी यानी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, ये होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी बढ़ा दिया जाए तो लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है और सामान्य रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर हो जाएगा। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल क्यों बेटा? क्योंकि इस फिनोमिना में 100% लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। हालांकि जब मिरर में रिफ्लेक्शन कराते हैं तो 100% नहीं रिफ्लेक्ट होती है, डिपेंड करती है मिरर की क्वालिटी पर। और कहते हैं कि अगर बेस्ट पॉलिश्ड मिरर आप लें तो भी 95% से ज्यादा नहीं रिफ्लेक्ट होती है। 5% का लाइट का हर रिफ्लेक्शन में नुकसान होता है, लेकिन यहां पर ये 100% की बात करते हैं, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये क्या आएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर हम डिफाइन करें क्या आएगा? If angle of incidence in denser medium is slightly more than the critical angle, then light rays are reflected back in the same medium. सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट इज कॉल्ड TIR, फुल फॉर्म हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ TIR का क्या हुआ? आप गौर से देखिए, हमने डेफिनेशन में लिख दिया है। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ TIR की नेसेसरी कंडीशंस क्या है? नंबर 1, I शुड बी ग्रेटर देन C, और सेकंड क्या है? लाइट को डेंसर से रेयर में जाना जरूरी है। रेयर से डेंसर में TIR कभी नहीं होगा। एंड लिखेंगे लाइट रे शुड पास फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। ये इसकी कंडीशन है कि लाइट रे का डेंसर से रेयर में जाना जरूरी है, और उसके अलावा क्या था? आई की वैल्यू C से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है बेटा? यस सर। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, इसका सबसे एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि है तो छोटी क्लास से भी आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है, और वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो ये पहला एप्लीकेशन है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स।
एक चीज आप लिखना चाहें तो वहां लिख सकते थे, जहां पर TIR फिनोमेना लिखा था, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखना चाहें आपकी चॉइस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को टोटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दिस रिफ्लेक्शन 100% लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक, ऑल्दो इन द मिरर, अगर मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं, मैक्सिमम 95% लाइट इज रिफ्लेक्टेड। दैट इज वाई व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस in a glass surface under the conditions of TIR, then 100% light ray is reflected back। बेटा नो डाउट ये आइडियल स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लीकेज तो होता ही होगा। वापस आएंगे इस पॉइंट पर, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये बेटा ऐसा प्रिज्म होता है बेटा, एक ऐसा प्रिज्म है इसकी दो साइडें सेम होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं हिंदी में, आइसोसेलिस भी कहते हैं अंग्रेजी में, और 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है इट इज आइसोसेलिस, यानी दो साइड सेम होती हैं, एंड राइट एंगल प्रिज्म इट इज आइसोसेलिस राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो एक एंगल इसका 90 होता है, आइसोसेलिस राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है, करेक्ट। अब इसमें देखिएगा इसके तीन इस्तेमाल हैं। हम पहला इस्तेमाल इसका लिखना चाहते हैं, वो हम उसका ये डायग्राम बना रहे हैं, हेडिंग देख लेने के। पहला इस्तेमाल चलो लिख लेते हैं, टू बेंड लाइट रेज बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री पर लाइट रेज को बेंड करने के काम आता है, ठीक है। अब मैं इसका इस्तेमाल बताऊं उससे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, सुनिएगा। सिंस साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू होता है, तो ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू 1.5 होती है, तो अगर C की वैल्यू आप निकालेंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.5 आएगा। सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू 42 डिग्री आती है। इसका मतलब हुआ ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है। तो पहला तो आप ये ध्यान रख लें। सेकंड ये आ जाइएगा फॉर वाटर के लिए म्यू बेटा 4/3 होता है, और अगर साइन C निकाला जाए 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4/3, और इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 49 डिग्री। तो ये किसके लिए बेटा? वाटर और एयर के लिए, पानी और दूसरा मीडियम एयर हो, C इज 49। ये डायग्राम बना रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा यूज करना था यहां, इसलिए बनाया है। यहां देखो बेटा, आप ऐसे ले लो, एक लाइट रे ऐसे पड़ती है, एक ये ऐसे पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे है, देखो ये ऑब्जेक्ट है O आप ले लो। देखो ये लाइट रे जब यहां पड़ेगी तो इसका होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक 90 एक 45 एक 45 होता है। तो यहां जो लिखा था इट इज आइसोसेलिस राइट एंगल प्रिज्म, इसके एंगल का कॉम्बिनेशन ये 45 90 45। एक एंगल 90 होता है, बाकी दो 45 होते हैं। ये एंगल अगर 45 है, ये 90 है, ये 45 है, इसका मतलब ये एंगल देखो बेटा 45 आएगा। और क्रिटिकल एंगल इसके लिए 42 है। हमें पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो फिर ये लाइट रे बेटा यहां से यहां निकल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि दिस एंगल इज ग्रेटर देन C, तब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये लाइट रे इसी मीडियम में ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, सामान्य रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करेगी। ये एंगल अगर 45 था तो ये एंगल भी 45 होगा। ये तो आप देखें क्या होगा, ये एंगल 45 था, ये भी 45 हुआ। ये लाइट रे ऐसे आएगी, इसको सिंगल एरो से बना लो, इसको डबल एरो से, ये आएगी। यहां 90 पे जा रही है तो सीधे निकल जाएगी। सेम हियर बेटा, देखो ये लाइट रे के लिए भी ये एंगल 45 होगा, तो ये 42 से ज्यादा है, TIR हो जाएगा। ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहां से तो सीधे निकल जाएगी, इस तरह आएगी। तो गौर से देखना, यहां पर ऑब्जेक्ट का हेड सिंगल वाले एरो पे था, तो अगर सिंगल वाले एरो पे हेड बनाए तो अब इमेज ऐसे बनेगी। गौर से देखें, इमेज लाइक दिस, ये I डैश आएगा। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी, कितने पे बेंड हो गई, 90 डिग्री पे। ये तरीका पेरिस्कोप में जो आपका नेवल एकेडमी है, जो मर्चेंट नेवी है, तो इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप इन नेवी, करेक्ट। नंबर 2 इसका इस्तेमाल ये, देखो बेटा, अगर एक प्रिज्म, यही आइसोसेलिस राइट एंगल प्रिज्म है, इसका आप तरीका अगर ऐसे रखते हैं, देखो ये जो इसका हाइपोटेन्यूज था इधर रखते हैं, देखो ये एंगल 90 है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज था वो हमने इधर रख दिया। अब अगर हम एक लाइट रे ऐसे डालें,
देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ओ डैश आया, ये सिंगल एरो डबल एरो, ये देखो सिंगल एरो, ये क्या डबल एरो, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये 45 डिग्री पे बेंड हो गया, ये ऐसे आया, ये भी 45 डिग्री पे बेंड हुआ और ये ऐसे आया। क्यों बेटा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, 42 से ज्यादा है, TIR हो जाएगा ये। यहां पर देखो फिर यही होगा, ये एंगल फिर 45 से ज्यादा होगा और फिर लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये सेम एयर बेटा, इसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ये देखो 45 के बराबर होगा और वो 45 जो है 42 से ज्यादा हुआ, और 42 क्या है? 42 डिग्री इज एक्चुअली क्रिटिकल एंगल। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो निश्चित रूप से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। और इस समय देखें ये डबल एरो जो है ये ऊपर चला गया और सिंगल एरो नीचे आ गया। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट देखिएगा बेटा क्या हुआ, जो ऊपर सिंगल एरो ऊपर था और नीचे आ गया, तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी, आई डैश। यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री पे बेंड करना है तो आप इससे ले आइए, या लाइट रे को 180 डिग्री पे बेंड करना है तो इसे इस तरीके से इस्तेमाल करिएगा। यूज टू बेंड लाइट या इमेज बाय 180 डिग्री। इट इज यूज्ड इन बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स में यूज होता है। बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन में ये यूज। जो थर्ड उपयोग है, थर्ड एज इरेक्टिंग प्रिज्म। इरेक्टिंग प्रिज्म का मतलब हुआ कि अगर एक प्रिज्म हम ऐसे इस्तेमाल करें कि वो इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करके सीधा करके बना दें, तो ये तरीका प्रोजेक्टर में चलता है। जो फिल्म में या हम जब अपने किसी सेमिनार वगैरह में प्रोजेक्टर यूज करते हैं उसमें यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर। इसका मतलब ये क्या करता है? नेगेटिव फिल्म को, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देता है। इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। ये एंगल 90 बेटा, ये एंगल 90, नेचुरली ये 45 या 45 डिग्री। लाइट रेज एक ऐसे लाई आप देखिए 90 डिग्री पे आती है, अनडिविएटेड चली जाती। ये सिंगल एरो या डबल एरो, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट रखिए ओ डैश, फिर आप देखिएगा इसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर नियमों का पालन करेंगे, रिफ्लेक्शन होकर के ये लगभग इसी लेवल पे चली जाती है। ये जाएगी अनडिविएटेड, ऐसे जाएगी, सिंगल एरो है, इधर जाएगा, और फिर यहां पर अगर आप देखें तो ये ऐसे जाएगा, ये डबल एरो। ध्यान दें, सिंगल एरो पर हेड था तो अब सिंगल एरो पर हेड ऊपर चला जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड था उसकी अब ये सीधी इमेज आई डैश बना देगा। इसलिए प्रिज्म का रखने का ये तरीका, या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का रखने का ये जो तरीका है, इसमें हम किसी इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करके बनाते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ यूजिंग द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर। तो बेटा ये 3 मेथड हैं जिसमें हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को डिफरेंट तरीके से रख करके उसका उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे, अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड आगे की जानकारियां हम लोग साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।